हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 18 है साइंस का, इंडियन साइंटिस्ट और उनकी जो बायोग्राफी है और उनका जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है वो स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने तीन लोगों का, तीन साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखा था। एक थे हमारे सुश्रुत, दूसरे चरक और तीसरे डॉक्टर सीवी रामन। आज हम अगले तीन और साइंटिस्ट का जो बायोग्राफी है और उनका जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं विज्ञान के क्षेत्र में, वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमारे जो अगले साइंटिस्ट हैं बच्चों, वो हैं प्रफुल्ल चंद्र रे। ये एक जाने माने केमिस्ट थे। ठीक है, तो देखते हैं इनकी जीवनी क्या है और इन्होंने क्या किया, इनका जो इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं विज्ञान के क्षेत्र में वो क्या है, क्या देन है इनकी। तो ये जो प्रफुल्ल चंद्र रे थे बच्चों, ये पैदा हुए बांग्लादेश में। आज का जो बांग्लादेश है वहां इनका जन्म हुआ। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया में बांग्लादेश हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम विलेज। गांव में ही उन्होंने अपनी जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राप्त की, प्राइमरी शिक्षा 5वीं क्लास तक। उसके बाद जो सेकेंडरी एजुकेशन है उन्होंने 10वीं तक, वो वहां कैलकाटा से दो अलग अलग स्कूलों से उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त की। ठीक है, तो कैलकाटा के दो जाने माने, कलकत्ता के दो जाने माने जो स्कूल है वो है, एक तो हेयर स्कूल और एक है एल्बर्ट स्कूल। बच्चों, ये उस समय के जाने माने कॉन्वेंट स्कूल हुआ करते थे। ठीक है कि नहीं? सो हेयर स्कूल एंड एल्बर्ट स्कूल, इन दोनों ही स्कूलों से उन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन 10th तक की एजुकेशन प्राप्त की। उसके बाद बच्चों 11th और 12th जो होता है उस समय कॉलेज से हुआ करता था। बाद में उन्होंने साइंस परस्यू करने के लिए प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये भी कैलकाटा का जाना माना कॉलेज हुआ करता था, साइंस स्ट्रीम के लिए बेहतरीन कॉलेज समझा जाता था ये उस समय। गॉट गिलक्रिस्ट प्राइज स्कॉलरशिप। बच्चों, शुरू से बहुत होनहार थे ये, तो अपनी पढ़ाई के बल पे, अपने हुनर के दम पे इनको क्या मिला, अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा एकेडमिक्स में, तो इस कारण से इनको गिलक्रिस्ट प्राइज स्कॉलरशिप मिली। मतलब इनको विदेश में जाकर के पढ़ने का मौका मिला। तो उस स्कॉलरशिप के बल पे इन्होंने विदेश में, स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड, जो कि बच्चों आजकल का जो ग्रेट ब्रिटेन है वो 3 अलग अलग द्वीपों का समूह है, तो उसमें स्कॉटलैंड इज वन ऑफ देम, स्कॉटलैंड यार्ड। वहां पे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में बच्चों वहां की जो केमिकल सोसाइटी है, मतलब ये है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ना, वहां पे केमिकल जो सोसाइटी है उनका इनको वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी की जो केमिकल सोसाइटी उसका 1888 में। तो ये बहुत ही उनके लिए गर्व की बात थी। ही बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी केमिकल सोसाइटी इन 1888। उसके बाद वहां से ये लौट आए अपनी शिक्षा पूरी करके। ही वर्कड एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन प्रेसिडेंसी कॉलेज इन 1889। 1889 पे उन्होंने क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना काम शुरू कर दिया। कहाँ पे? प्रेसिडेंसी कॉलेज में, जहां से उन्होंने अपनी साइंस की शिक्षा डिग्री ली थी, वहीं पे उन्होंने क्या है, अपना क्या है, टीचिंग करियर परस्यू किया प्रेसिडेंसी कॉलेज में कैलकाटा में 1889 में। तो 88 में वहां उनको चुना गया अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद में, और 1 साल बाद 89 में वापस इंडिया लौट आए। इवन दो ही हैड ए डॉक्टरेट डिग्री, और उस समय बच्चों इनके पास जो सबसे बड़ी उपाधि हुआ करती थी पीएचडी की डिग्री, जिसके बाद नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। ठीक है, तो डॉक्टरेट की डिग्री थी उनके पास साइंस से। एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी जानी मानी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी उस समय की, और उनके पास डॉक्टरेट, साइंस से डॉक्टरेट की उपाधि थी। तो इतनी बढ़िया डिग्री होने के बावजूद वो चाहते थे कि उनको एक बहुत अच्छी पोस्ट मिले ब्रिटिश सेवा में, लेकिन ही कुड नॉट गेट ए हायर पोजीशन इन द इंपीरियल सर्विस। इंपीरियल सर्विस होता है बच्चों ब्रिटिश राज। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर उनको बहुत अच्छी पोजीशन नहीं मिली। अपनी उनकी जो एजुकेशन थी उसके हिसाब से उनको उचित पद नहीं दिया गया। ठीक है, व्हेन ही कंप्लेन्ड अबाउट इट, और जब उन्होंने शिकायत की अपने अफसरों से, टॉप ऑफिसर से, कि भाई मैं ज्यादा अच्छी मेरी क्वालिफिकेशंस हैं और मुझे अच्छी पोस्ट मिलनी चाहिए, ऊंची पोस्ट मिलनी चाहिए, तो एक अंग्रेज अधिकारी ने उनको ताना मारते हुए क्या कमेंट किया, इफ यू आर सो केपेबल व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कि भाई अगर तुम इतने ही सक्षम हो, केपेबल हो, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो खुद का अपना बिजनेस करो, नौकरी क्यों करने आए हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात उनको बहुत ही चुभ गई, इससे बहुत ही ज्यादा हताहत हुए, उनको बहुत मन में चुभ गई, और उन्होंने कुछ कर गुजरने की ठानी, और उन्होंने फिर इंपीरियल सर्विस से क्या है, रिजाइन कर दिया। डीपली हर्ट फ्रॉम दिस कमेंट, और इस बात से वो इतना दुखी हुए, ही स्टार्टेड अ वेंचर। उन्होंने क्या 1892 में खुद थोड़ा धन जमा किया, कुछ अपने
बाकी मित्रों से उधार लिया और 800 रुपए के इन्वेस्टमेंट से उस समय उन्होंने एक फर्म, एक फैक्ट्री डाल ली और उसका नाम था बच्चों बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। क्योंकि विदेश से पढ़ाई करके आए थे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से और वहां पर केमिस्ट्री लैब में उन्होंने तरह तरह की चीजें सीखी थी कि किस प्रकार से जो है मॉडर्न जो तौर तरीके हैं, साइंटिफिक तौर तरीके हैं, विदेशी तौर तरीकों से दवाइयां बनती हैं सस्ते में। तो उस समय तक भी बच्चों हमारे देश में क्या है, अंग्रेज लोग क्या है महंगी महंगी दवाइयां अपने देश से बना करके ला करके बेचते थे। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ही सस्ते में विदेशी तौर तरीकों से दवाइयों का, ड्रग्स का मैन्युफैक्चर भारत में स्टार्ट कर दिया अपनी इस फैक्ट्री में। और उस समय इनकी लागत आई लगभग 800 रुपए, जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू थी 1892 में। क्लियर। सो उनका जो वेंचर था, उनका जो फैक्ट्री थी, वो क्या नाम था, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, with the small investment of rupees 800 for manufacturing medicines and drugs by foreigners। तो विदेशी तौर तरीकों से जो है दवाइयां बनाने का काम उन्होंने हमारे भारत देश में स्टार्ट कर दिया। और उनके इस कार्य को देखने के पश्चात बच्चों उन्हीं के जैसे उनसे प्रेरणा लेते हुए बहुत सारे लोगों ने क्या है यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डाल ली और एक तरह से बंगाल से काम चालू होते होते हमारे पूरे देश में क्या है इस प्रकार की खूब सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जाल फैल गया। ठीक है, तो उन्हीं के काम के बदौलत ही आज हमारा देश जो है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में सक्षम है। ठीक है, तो शुरुआत उन्होंने की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट उनका योगदान था बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। तो बच्चों ये उनका मेन प्राइमरी कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए। चलिए उसके बाद बच्चों अगले हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। बच्चों ये जयपुर में जन्मे, वैसे इनके माता पिता उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते थे, बट इनका जन्म क्या जयपुर में हुआ और ये जाने माने बोटेनिस्ट थे। बच्चों बोटेनिस्ट कौन होता है, जो प्लांट्स को स्टडी करता है बहुत डिटेल, ठीक है कि नहीं, क्या प्लांट्स को स्टडी करने वाला पर्सन बोटेनिस्ट कहलाता है। बॉटनी मतलब द स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो पंचानन माहेश्वरी, he was a prominent Indian botanist born at Jaipur in 1904। 1904 में जन्म हुआ इनका जयपुर में और जाने माने ये एक बोटनिस्ट थे। ओके, उसके बाद क्या बच्चों बायोलॉजी की जैसे दो ब्रांच होती है हमारी, तो बॉटनी होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो प्लांट्स को इन्होंने डिटेल में स्टडी किया था। रिसीव्ड एजुकेशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और उन्होंने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्राप्त की, डिग्रीज वगैरह अपनी जो डॉक्टरेट की डिग्री। और उसके बाद बच्चों उन्होंने कुछ समय तक टीचिंग का काम किया अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। तो आगरा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद इलाहाबाद, ढाका और लखनऊ, इन 3 यूनिवर्सिटीज में भी कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन टीचिंग का काम किया। क्लियर। चलिए ये तो था उनकी शिक्षा और उनका जो प्राइमरी टीचिंग का काम कहाँ कहाँ किया। उसके बाद बच्चों 1948 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको जो बॉटनी डिपार्टमेंट है उसका प्रेसिडेंट, उसका चीफ चुन लिया गया 1948 में, 1948 में। ओके, उसके बाद बच्चों यहीं पे ही उन्होंने रहते हुए तरह तरह के बॉटनी में क्या है फर्टिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के एंजियोस्पर्म्स के साथ। एंजियोस्पर्म्स होते हैं बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स, फ्रूट बियरिंग प्लांट्स। तो he did remarkable work on test tube fertilization of angiosperms। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं बच्चों सीड बेयरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके एम्ब्रियोज को उन्होंने लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करके कल्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो एक नई तकनीक इन्होंने विकसित की और इससे बच्चों जो अलग अलग प्रकार के जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं जिनको पहले क्रॉस ब्रीड नहीं किया जा सकता था क्योंकि उनके बीच में नेचुरली फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है, ठीक है, उनके बीच में भी इन्होंने फर्टिलाइजेशन मैनुअली लेबोरेटरी के अंदर करा के नए नए प्लांट हाइब्रिड तैयार करने की तकनीक खोज निकाली। तो ऐसे प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस ब्रीडिंग करना चालू कर दिया जो कि नेचर में प्राकृतिक रूप से अपने आप उनके बीच में इंटरब्रीडिंग संभव नहीं है। तो ऐसे क्रॉस ब्रीड्स उन्होंने तैयार कर लिए बाय दिस टेक्निक नोन एज टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है कि नहीं, का तो गैमेट्स को फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज को कहाँ कल्चर करना, लेबोरेटरी में कल्चर करना। ही ऑल्सो डेवलप द टेक्निक ऑफ इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। बच्चों ये तकनीक भी प्लांट्स में विकसित की उन्होंने। इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों जो प्लांट्स होते हैं उससे गैमेट्स जो होते हैं स्टेमेंस से, गैमेट्स पॉलन ग्रेन्स से कलेक्ट करके और उसको मैनुअली इंजेक्ट करना किसमें, पिस्टिल कार्पेल का जो ओव्यूल वाला पार्ट है उसमें, जिससे कि फर्टिलाइजेशन अलाउ किया जा सके। तो अपने आप इसको स्पीडी तरीके से हेल्प करना, तो ये कहलाता है इंट्रा ओवेरियन फर्टिलाइजेशन। इसकी तकनीक उन्होंने विकसित की। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम ध्यान रखेंगे। तो जब कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट साइंटिस्ट कोई अच्छा काम करता है तो बच्चों तो ब्रिटेन में बच्चों एक साइंटिफिक संस्था है जो वहाँ के जाने माने वैज्ञानिक, उन्होंने अपना एक क्लब बना रखा है जिसको बोलते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। और
इस रॉयल सोसाइटी ने उनको अपना मेंबर बना लिया, उनको फेलोशिप दे दी, ऑनर दिया उनको। तो बच्चों जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जो सदस्य होते हैं इनको नाइटहुड की उपाधि मिलती है और ब्रिटेन में इनको सर के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे जो डॉक्टर सीवी रामन थे उनको भी इस जो क्लब की सदस्यता मिली हुई थी। ही वॉज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है इनके इस काम को देखते हुए, इनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने इनको अपना सदस्य बना लिया अपनी सोसाइटी का। फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर लैब एंड टेस्ट ट्यूब कल्चर। तो टेस्ट ट्यूब कल्चर मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में ही नए नए प्लांट प्रजातियों को विकसित करना, नए नए हाइब्रिड्स तैयार करना। और टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी, टिश्यू कल्चर बच्चों वो तकनीक है जिसके द्वारा हम प्लांट के किसी एक सेल से या सेल्स के समूह से एक कंप्लीट नया इंडिविजुअल प्लांट तैयार कर सकते हैं। गिवन एक सिंगल सेल से एक नया प्लांट विकसित करने की जो तकनीक थी उसके लिए लैब इन्होंने स्टैब्लिश की, कहाँ, टिश्यू कल्चर लैब। और इसके लिए क्या है, उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है इसकी फेलोशिप मतलब इसकी सदस्यता प्रदान की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन हमारे विज्ञान के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में। In 1950 he described connections between embryology, physiology and genetics। तो 1950 में उन्होंने बताया कि एक गहरा संबंध है एम्ब्रियोलॉजी में। हम जो प्लांट्स के एम्ब्रियोज की स्टडी करते हैं दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, खासकर प्लांट्स। तो प्लांट्स में फिजियोलॉजी से हमारा हम क्या रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स, ठीक है कि नहीं, उसका फोटोसिंथेसिस है, ये इन सबका जो स्टडी मैकेनिज्म वगैरह ये फिजियोलॉजी कहलाता है। एक्सक्रीशन पढ़ना प्लांट्स के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना, ये सब फिजियोलॉजी के पार्ट्स हैं। उनके बीच में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कितने कितने तरीके से होता है, ब्रीडिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, ये मेथड जो होते हैं सब इसकी स्टडी जो होती है फिजियोलॉजी कहलाता है। एंड जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स तो बोलता है, उन्होंने क्या बताया, ये सारे के सारे जो ब्रांचेस हैं, चाहे वो एम्ब्रियोलॉजी हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे वो जेनेटिक्स हो, इन सब का आपस में घनिष्ठ संबंध है। 1950 में उन्होंने ये बताया। उसके बाद बच्चों उन्होंने और क्या बताया कि बहुत आवश्यकता है किस क्षेत्र में काम करने की, जो इमेच्योर एम्ब्रियो होते हैं प्लांट्स के उसको आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में कैसे कल्चर किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने और कार्य करने की आवश्यकता महसूस की, इस पे बल दिया कि और इस क्षेत्र में काम होना बहुत बाकी है। एम्फसाइज्ड द नीड ऑफ वर्क, कि किसके ऊपर काम की आवश्यकता है, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो। इमेच्योर एम्ब्रियो क्या होता है, अगर हमने पोलन ग्रेन में जो मेल गैमेट है उसको फर्टिलाइज करवा दिया, ओवम ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमेट है एग सेल, उसके बाद वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं होता। तो इमेच्योर एम्ब्रियोज को कैसे लंबे समय तक बिल्कुल स्टैटिक अवस्था में ऐसा कैसा रख दिया जाए, सुरक्षित अवस्था में लो टेम्परेचर पे, और जब चाहे उन इमेच्योर एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन वगैरह दे करके प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन दे करके उसको फर्दर डेवलपमेंट करवाया जाए। इससे क्या जो हमारे रेयर हाइब्रिड्स है, रेयर प्लांट्स है, जो दुर्लभ प्रजातियां, उनके संरक्षण में मदद मिल पाएगी, जिससे कि क्या वो जड़ मूल से ही समाप्त ना हो जाए, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बोला कि इस फील्ड पे बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है, रिसर्च का क्षेत्र है। और बच्चों उन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है जिसमें कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स वगैरह प्रकाशित होते हैं बॉटनी से रिलेटेड, नाम था इस मैगजीन का बॉटनिका, उसका संपादन किया, मतलब ये उन्होंने ही, उनके देखरेख में ये मैगजीन पब्लिश हुई 1950 से, और ये रेगुलर मैगजीन थी, हर महीने ये पब्लिश होती थी, जिसमें क्या बॉटनी के लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स थे वो छापे जाते थे। बोटानिका नाम की मैगजीन, उनके ऑथर यही थे, उनका संपादन इन्हीं की देखरेख में। क्लियर है? चलिए अगले हमारे जो बच्चों पर्सनालिटी हैं वो है डॉक्टर सलीम अली बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करते थे, मुस्लिम फैमिली को बिलोंग करते थे, जो कि मुंबई से थी। उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता है, नाम मुंबई बाद में चेंज हुआ। ओके, उसके बाद वो बहुत जाने माने इंडिया के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट है और नेचुरलिस्ट है। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो बर्ड्स की स्टडी करता है, नेचुरलिस्ट वो होता है जो प्रकृति प्रेमी होता है, इन्वायरमेंटलिस्ट। समझ में आ गया? तो वो हमारे देश के जाने माने क्या है, बर्ड्स को स्टडी करने वाले पर्सनैलिटी। ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स, क्लियर। और प्रकृति प्रेमी थे, नेचुरलिस्ट, क्लियर। और ऑर्निथोलॉजी को परस्यू करने के लिए, बर्ड्स की स्टडी के लिए पूरा इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है उस पर उन्होंने एक सिस्टमैटिक सर्वे किया पूरा बर्ड्स के ऊपर, और इसी कारण से उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों एक मार्क का क्वेश्चन आता है, हु इज पॉपुलरली नोन एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर सलीम अली, ठीक। चलिए, तो उनका मेन योगदान है बच्चों, कंडक्टेड सिस्टमैटिक बर्ड सर्वेस इन इंडिया। हमारे देश में पक्षियों के ऊपर एक रीजन वाइज सर्वे किया है, उसकी पूरी मैपिंग की है, किस जगह पे कैसे पक्षी पाए जाते हैं,
कितनी संख्या में पाए जाते हैं, पक्षी कहाँ-कहाँ से माइग्रेट करके आते हैं, कौन से हमारे नेटिव पक्षी हैं, कौन से बाहर से आते हैं, ये सब का एक प्रॉपर बर्ड मैप तैयार किया उन्होंने पूरे इंडिया में। गॉट पद्म विभूषण इन 1976, बच्चों 1976 में 1976 में उनको अपने इस काम के लिए, इस योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बहुत ये क्या थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद आता है हमारा बच्चों क्या इनके एफर्ट्स के कारण ही, उनके प्रयासों के बाद ही क्या है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इस संस्था का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो उनके प्रयासों से क्या हुआ कि ये जो सोसाइटी है, ये वैज्ञानिकों की सोसाइटी है जो कि क्या है नेचुरल हिस्ट्री, साइंस के लिए काम करती है, साइंस जगत के लिए काम करती है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इस संस्था का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनके प्रयासों से ही संभव हुआ। और बाद में क्योंकि पक्षियों को उन्होंने डिटेल में स्टडी किया था, पक्षियों से बहुत उनको प्रेम था, तो बच्चों राजस्थान में जो भरतपुर में एक बर्ड सेंचुरी है, पहले इसको बर्ड सेंचुरी के नाम से ही ये विकसित थी, बाद में इसको उन्होंने राष्ट्रीय महत्व दिलवाया और इसको नेशनल पार्क में कन्वर्ट करवा दिया। इसके लिए बड़ा फंड अलोकेट किया जाने लगा और आज हम इसको बच्चों केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं और आज ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी पहचानी जाती है। बच्चों समझ में आ गया? ये वो स्थान है जहाँ पे हमको 350 से ज्यादा प्रकार की किस्म के पक्षी एक जगह एक साथ दिख जाते हैं विंटर सीजन में। माइग्रेटिंग बर्ड्स, इवन साइबेरियन क्रेन, आर्कटिक टर्न, इस प्रकार के दुर्लभ जो पक्षी हैं वो भी यहाँ पे विंटर सीजन में माइग्रेट करके आते हैं। जो उत्तरी ध्रुवीय इलाके हैं वहाँ की कठोर ठंड से अपने आप को बचाने के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है यहाँ इंडिया में उनका विंटर। ठीक है, तो इस भरतपुर बर्ड सेंचुरी को उन्होंने क्या है केवलादेव नेशनल पार्क के रूप में मान्यता दिलवाई। तो उनके इस बर्ड सेंचुरी को स्थापित करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान। और बाद में क्या है द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इस नेशनल पार्क के इस्टेब्लिशमेंट में भी उनका क्या बहुत इंपॉर्टेंट योगदान। ठीक है, उसके बाद एक बार बच्चों खेल ही खेल में उन्होंने अपनी गुलेल से, या उनके पास एक टॉय एयर गन थी, खेलने खिलौने वाली एयर गन, छर्रे चलाते थे उससे। तो एक बार खेल खेल में उन्होंने अपने इस गन से एक स्पैरो को शूट कर दिया। स्पैरो थी येलो थ्रोटेड स्पैरो, ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया है स्पैरो, गर्दन पे येलो कलर की स्ट्रिप्स होते हैं इसकी। ठीक है, तो इसको खेल खेल में उन्होंने शूट कर दिया, स्पैरो नीचे आ गिरी। और उस समय बाद में स्पैरो को जब उन्होंने दिखाया, वो जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी थी उसके सेक्रेटरी को दिखाया, तो वो जो सेक्रेटरी थे उनके बहुत प्रभावित थे। उन्होंने बोला कि तुमने खेल खेल में बहुत ही दुर्लभ पक्षी का शिकार कर लिया है। वो उनके जो सेक्रेटरी थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सेक्रेटरी, उनका नाम था WS मिलर्ड, विदेशी हैं ये। और बाद में उन्होंने क्या है सलीम अली को एक अपनी लाइब्रेरी से बहुत सारी बर्ड्स की किताबें दी और तरह तरह के पक्षी बर्ड्स को देख करके वो इतना फैसिनेट हो गए कि उन्होंने इसी को अपना करियर बना लिया। और ये जो घटना थी जब उन्होंने इस पक्षी का शिकार किया और फिर WS मिलर्ड जो सेक्रेटरी थे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के, उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि क्यों तुम बर्ड्स को सीरियसली स्टडी करो, तुम्हारे अंदर बहुत जज्बा है इस चीज के लिए, ठीक है, प्रकृति से बहुत प्यार करते हो तुम। उन्होंने उनको खूब सारी किताबें दी, उन किताबों में तरह तरह के भांति भांति के पक्षी देख के बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए और उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो पूरे देश भर में भ्रमण कर करके पक्षियों को स्टडी करेंगे, इनका सर्वे करेंगे। और वैसा ही उन्होंने किया। समझ में आ गया? तो ये एक तरह से उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उसके बाद उस समय क्या है जब उस समय अंग्रेजों का ही राज था हमारे देश पे, तो उस समय क्या इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम जो है उसमें एक गाइड की तरह भी काम किया। तो यहाँ पे जो म्यूजियम था कलकत्ता में, उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, मुंबई में सॉरी कलकत्ता में म्यूजियम, उसी म्यूजियम में उन्होंने एक गाइड की तरह भी काम किया और उस समय उनको सैलरी मिलती थी कितनी 350 रुपीज मात्र। ठीक है, चलिए उसके बाद उनके जो बर्ड की स्टडी जो उन्होंने सिस्टमैटिक की, उस सिस्टमैटिक स्टडी के बाद में कई यूनिवर्सिटीज आगे आई, उनके काम को ड्यू क्रेडिट दिया, पहचान दी और अधिकतर यूनिवर्सिटीज में होड़ मच गई उनको अपने साथ एसोसिएट करने के लिए। और इवन तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं की, किसी कॉलेज नहीं गए, बहुत तगड़ी एजुकेशन उनकी नहीं थी, स्टिल उनको ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया गया। ग्रेजुएशन की डिग्री और डॉक्टरेट की डिग्री उनको सम्मान पूर्वक मानद उपाधि उनको दी गई कई यूनिवर्सिटीज के द्वारा। और उन यूनिवर्सिटीज में मेन है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आंध्रा यूनिवर्सिटी। बच्चों इन 3 यूनिवर्सिटीज ने उनको मानद उपाधि से सम्मानित किया, डॉक्टरेट की। समझ में आ गया? तब से उनका नाम डॉक्टर सलीम अली पड़ा। ठीक है बच्चों, काफी लंबी उम्र जिए और बाद में अंत के क्षणों में उनको जीवन के
लास्ट फेज में उनको प्रोस्टेट कैंसर हो गया। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में से एसोसिएटेड ग्लैंड है और उनका कैंसर हो गया, ठीक है कि नहीं क्या। और 1990 में जो है उनकी मृत्यु के पश्चात जो भारत सरकार है उनकी याद में उनका जो होम टाउन था बच्चों कोयम्बटूर को बेसिकली बिलोंग करते थे, बाद में मुंबई आके बस गए थे। तो 1990 में भारत सरकार ने उनके इस कार्य को सम्मान देते हुए क्या है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री एट कोयम्बटूर में, तमिलनाडु में कोयम्बटूर में एक संस्थान की स्थापना की। किस नाम से? सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी। बच्चों ये जो संस्थान है ये सिर्फ और सिर्फ पक्षियों की स्टडी के लिए डिवोटेड है एंड नेचुरल हिस्ट्री एट कोयम्बटूर, ठीक है। तो बच्चों कई बार ये एक क्लास का क्वेश्चन बनता है कि ये जो सेंटर है ना सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री ये किस स्थान पर है? तो ये कोयम्बटूर। एक तो ये ध्यान रखना। उसके बाद किन दो सेंचुरीज या नेशनल पार्क्स के एस्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल है? केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है भरतपुर में, और दूसरा क्या है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। उसके बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इसके एस्टेब्लिशमेंट में इंपॉर्टेंट रोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बर्डमैन क्यों कहते हैं? बिकॉज ही कंडक्टेड सिस्टमैटिक बर्ड सर्वेस अक्रॉस इंडिया। समझ में आ गया? ये था बच्चों डॉक्टर सलीम अली का साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगले वीडियो में बच्चों हम 3 और हमारे साइंटिस्ट रह गए, डॉक्टर अब्दुल कलाम है, मेघनाथ साहा है और एक और है, तो उनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।